आवास पर छिड़े घमासान के बीच शिफ्टिंग की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। 10 सर्कुलर रोड आवास के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को खोला जा रहा है। बता दें कि भवन निर्माण विभाग की तरफ से पूर्व सीएम राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए 29 जून तक का समय मिला है। उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास अलॉट किया गया है। 39 हार्डिंग रोड में भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग की तरफ से कई नोटिस मिल चुके हैं, लेकिन लालू प्रसाद के लिए अलग कमरे की मांग वाले पत्र के बाद भवन निर्माण विभाग ने उन्हें बंगला खाली करने के लिए फाइनल 29 जून तक का समय दिया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। शैलेंद्र, तस्वीरें देख रहे हैं, सीसीटीवी खोले जा रहे हैं, क्या अपडेट, क्या कुछ चल रहा है वहां? बिल्कुल, देखिए फाइनल नोटिस जो है वो राबड़ी देवी को दिया जा चुका है और आवास राबड़ी देवी को खाली करना है और जो भी निजी सामान उनके उस आवास में है उसे वहां से दूसरे जगह शिफ्ट कराया जा रहा है। और जो कैमरे जो लगे हैं वो भी उनका निजी सामान है, तो इस लिहाजे से उन कैमरों को भी खुलवाया जा रहा है। और इसके पहले भी कई सामान जो है उसको एक पोलो रोड जो नेता प्रतिपक्ष के नाम से जो बंगला आवंटित है वहाँ, और गोला रोड स्थित गौशाला और कौटिल नगर का जो घर है वहां पर शिफ्ट कराया जा चुका है। और जो जानकारी मिली है अगले 2 से 4 दिनों के अंदर राबड़ी देवी भी 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली कर देंगी और उसके पहले सामान को शिफ्ट कराया जा रहा है और जो भी उनके निजी सामान उस बंगले में मौजूद है उसे भी वहां से हटाया जा रहा है। जी, चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, सीसीटीवी खोले जा रहे हैं। अब चूंकि शिफ्टिंग यहां से अब हार्डिंग रोड स्थित आवास में होनी है, वहां भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। इधर 29 जून तक का डेडलाइन दिया गया है। अब देखिए, आवास विवाद मामले में अब तक क्या हुआ उसको भी एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखिए, पूर्व सीएम राबड़ी देवी का आवास बदला गया। भवन निर्माण विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया। इसके साथ साथ 10 सर्कुलर से 39 हार्डिंग रोड आवास अलॉट किया गया। परिषद के नेता प्रतिपक्ष के रूप में नया आवास मिला और आवास बदले जाने पर इस दौरान खूब सियासत जो है वो भी चलती रही, कई प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आई। इसके साथ साथ भवन निर्माण विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया। राबड़ी देवी ने सरकार को इस दौरान पत्र भी लिखा। लालू प्रसाद के लिए अलग कमरे की मांग की गई कि हार्डिंग रोड जाएंगे लेकिन एक अलग कमरा दीजिए। नए आवास में व्यवस्था होने पर शिफ्ट होने के बाद राबड़ी देवी की तरफ से कहा गया नए आवास में मांग के मुताबिक जो व्यवस्था है उसको भी करने की पूरी कोशिश की गई। ये काम चल भी रहा है। 10 सर्कुलर से शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है वो अब जारी है। विभाग ने 29 जून तक का नोटिस दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखिए, 10 सर्कुलर रोड बंगला को लेकर मंत्री नंदकिशोर राम ने कहा कि लंबे समय तक राबड़ी देवी उसी बंगले में रहती थी, इसलिए खाली करने में समय लग रहा है। जैसे ही बंगला खाली होगा मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा। सरकार ने नोटिस भेजा है, जल्द ही राबड़ी देवी बंगला खाली कर देंगी। समय तक बिहार की सेवा उन लोगों ने किया है जो लोग आवास में, और जब वे लोग आवास खाली करेंगे मैं शिफ्ट हो जाऊंगा उसमें जाके। अंतिम नोटिस तो दे दिया, नोटिस के बाद भी कई बार नोटिस मिलने के बाद भी आवास खाली नहीं हुआ। देखिए, जो लोग लंबे समय से कहीं रहते हैं तो कहीं स्थापित होना, फिर वहां से अपने सामान का उठाव करना, दूसरी जगह जाना, उसमें समय लगता है। नोटिस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वे लोग निश्चित ही आवास खाली करें। देखिए, पूरे तामझाम के साथ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा ली गई, लेकिन इस बार फिर सॉल्वर गैंग की सेंधमारी से परीक्षा नहीं बच सकी। लखीसराय में सिस्टम सेंध लगाकर सॉल्वर गैंग के सदस्य परीक्षा हॉल तक पहुंच गए। हालांकि लखीसराय पुलिस ने इस मामले में उसी दिन 9 फर्जी छात्रों के साथ ही कुल 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें बायोमेट्रिक्स से जुड़े लोग भी थे। अब इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने एसआईटी गठित कर दी है। ईओयू के डीआईजी के नेतृत्व में 12 सदस्यों की ये जंबो टीम बनाई गई है, जो परीक्षा में फर्जीवाड़ा से जुड़े एक एक सेटर की कुंडली खंगालेगी।
नीट परीक्षा में हुए धांधली के बाद एक बार फिर से री एग्जाम 21 जून को लिया गया, लेकिन 21 जून को हुए री एग्जाम में भी बिहार के लखीसराय से जो तस्वीर निकल के सामने आई वो चौंकाने वाली है। और लगभग सॉल्वर गैंग के लगभग 9 लोग जो है अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए जो सॉल्व किए थे दूसरे के जगह पे परीक्षा दे करके। री एग्जाम में भी ये धांधली जो है वो सवालों के घेरे में बड़ा सवाल खड़ा करता है। और साथ साथ इस मामले में अब जो जांच का दायरा है वो आर्थिक अपराध इकाई ने बढ़ा दिया है। अभी फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एडीजी जो है उन्होंने एसआईटी का एक गठन किया है और ये एसआईटी जो है वो डीआईजी के नेतृत्व में गठन किया गया है। आपको बता दें कि इसमें कुल 12 लोग जो है एसआईटी की टीम बनाई गई है और ये तमाम 12 लोग एसआईटी की टीम जो है वो मिल करके री एग्जाम में हुए जो धांधली है, जो फर्जीवाड़ा है, उसकी पूरी जांच जो है वो अब करेंगे। इस पूरे जो एसआईटी की जो टीम है उसमें एक डीआईजी है, एक एसपी रखे गए हैं, 5 डीएसपी हैं और 5 जो है इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे इसमें शामिल किए गए हैं। ये तमाम लोग जो हैं, ये जितने भी अभ्यर्थी ने एग्जाम दिया था उसका रोल नंबर जो है वो एनटीए को भेज रही है और आज से ये कार्रवाई शुरू हो रही है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं उसका नाम, एड्रेस पता करके और उन सभी को यहाँ पे नोटिस दिया जाएगा पूछताछ के लिए। सभी अभ्यर्थियों के पास जो है वो एसआईटी की टीम पूछताछ करेगी। अगर वो एसआईटी के पूछताछ के लिए जो नोटिस भेजेगी और अगर वो अभ्यर्थी अगर वहां पे शामिल नहीं होते हैं पूछताछ के लिए तो सभी लोगों के घर जो है वो एसआईटी की टीम जो है वो जाएगी और उसके बाद उससे पूछताछ होगी। इस मामले में आपको बता दूं कि एसआईटी की जो टीम गठित की गई है ये आज से ये काम शुरू कर रही है और उसके साथ साथ जो सॉल्वर गैंग है उसमें भी जो 9 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उनसे भी इस पूरे मामले में जो है वो पूछताछ किया जाएगा। और खास करके इस मामले में सबसे बड़ा सवाल है कि जो यहाँ पे बायोमेट्रिक में जिस तरीके से गड़बड़ियां की गई, बायोमेट्रिक के जरिए दूसरे लोगों को यहाँ पे बायोमेट्रिक लगा करके और अभ्यर्थियों को उसके जगह पे बैठाया गया, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। इतनी पुख्ता व्यवस्था के बाद भी बिहार में लखीसराय में जो सेंधमारी हुई है इसे लेकर के सबके जो है होश उड़े हुए हैं। अब इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई जो है वो बायोमेट्रिक में गड़बड़ी करने वाले जो लोग हैं, पूरी जो टीम है उससे भी पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा खुलासा जो है वो हो सकता है और आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले में एक बड़े नेटवर्क का खुलासा जल्द करेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ रविश नारायण, न्यूज 18 पटना। और अब आपको लखीसराय में गिरफ्तार फर्जी 9 छात्रों के नाम बताते हैं जो सॉल्वर गैंग के सदस्य थे और दूसरे छात्र के लिए परीक्षा देने पहुंचे थे। लखीसराय पुलिस ने इन सब की पूरी जानकारी साझा की है और देखिए जो वास्तविक छात्र था वो संजीत कुमार था, लेकिन संजीत कुमार की जगह एग्जाम कौन दे रहा था फर्जी बनकर? मंतोष कुमार जो एमबीबीएस 4th ईयर एनजेएमसीएच का छात्र है। दूसरी तरफ अगर वास्तविक छात्र की बात करें तो प्रभात अमन जिनको एग्जाम देना था, लेकिन इनकी जगह पर जो सॉल्वर गैंग का सदस्य था विवेक कुमार एमबीबीएस 4th ईयर का छात्र एएनएमएमसीएच का, ये एग्जाम फर्जी तरीके से दे रहा था। इसके साथ साथ शुभम कुमार वर्मा की जगह पर फर्जी छात्र हिमांशु कुमार एग्जाम हॉल में मौजूद था जो 1st ईयर जीएमसी सतना का छात्र बताया जा रहा है। देखिए आप, ये जो सॉल्वर गैंग है वो अलग अलग राज्यों से शामिल थे। ईशान सिंह की जगह पर सौरभ जीजा जो एमबीबीएस 4th ईयर एम्स रायबरेली का छात्र है वो एग्जाम दे रहा था। तो ये पूरे नाम का खुलासा हुआ है। मधुप्रिया की जगह पूनम कुमारी एग्जाम दे रही थी जो बीएससी नर्सिंग बीएचयू की है, यानी कि बनारस से जुड़ा हुआ यह मामला सामने आया था। इसके साथ साथ अक्षत दुबे की जगह अमन अग्रवाल जो एमबीबीएस इंटर्न दिल्ली का है वो एग्जाम दे रहा था और निरंजन की जगह पर रोशन कुमार जो फार्मा 4th ईयर एनएमसीएच का फर्जी छात्र है वो एग्जाम दे रहा था। तो ये वो नाम है जो नाम परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए थे। तो 21 जून को नीट की दोबारा ली गई परीक्षा में लखीसराय के हसनपुर से खेल किया गया। ईओयू की जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही अब इस मामले में एक से बढ़कर एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। लखीसराय जेल में बंद चंचल कुमारी ने अपने भाई के साथ बातचीत में बड़ा खुलासा किया। चंचल को एक छात्रा नंदिनी राज की जगह परीक्षा में बैठने को कहा गया था और वो पीएमसीएच में एमबीबीएस 4थे साल के छात्र राजन के बुलावे पर ओडिशा से आई थी, क्योंकि चंचल ओडिशा में ही गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की छात्रा है।
तो देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के खुलासा हुआ है कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज ओडिशा की ये छात्रा चंचल है। बताया गया कि चंचल ने भाई शंभू कुमार को इस पूरी मामले की जानकारी दी और कैसे सॉल्वर गैंग ने इस पूरी सिस्टम में छापेमारी की है, उसकी एक एक जो परतें हैं वो खुलती चली गई, जहां बायोमेट्रिक में पैड से परीक्षा तक एक जो गैंग है वो पहुंच जाता है। और पीएमसीएच के राजन ने चंचल को लखीसराय भी इस बीच भेजा था। राजन पीएमसीएच में 4th ईयर एमबीबीएस का छात्र बताया जा रहा है। सबसे बड़े आरोपी के रूप में जो चंचल कुमारी, जो अभी लखीसराय के जेल में बंद है, उसके हवाले से जो बातें निकल करके सामने आई है वो और चौंकाने वाले हैं। लखीसराय जेल में जब उसका भाई जो है वो मिलने के लिए पहुंचता है और उससे जो चंचल कुमारी की जो बात होती है, उसने कई बातें जो बताई हैं वो बताता है कि पूरा री एग्जाम जो है वो कैसे उसमें फर्जीवाड़ा किया गया। आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई जो है वो लगातार इस मामले की जांच कर रहा है और उसके जो भाई हैं, उस भाई ने शंभू कुमार, उन्होंने बताया कि जो राजन है पीएमसीएच का, उसके कहने पर जो है, उसके बुलावे पर लखीसराय उड़ीसा से चंचल कुमारी पहुंची थी। और उनके भाई ने बताया है कि सबसे पहले राजन ने ये बताया कि बायोमेट्रिक में काम के मदद के लिए कहा गया है। जब वहां से वो लखीसराय उनको भेजा गया, जब लखीसराय पहुंची तो वहां सेटिंग के तहत पहले बायोमेट्रिक कर्मी के रूप में पेश किया गया और बाद में कहा गया कि उसे स्कॉलर बन करके जो है परीक्षा हॉल में बैठाना है। और जो परीक्षार्थी है, जो मूल परीक्षार्थी थी नंदिनी कुमारी, उसके जगह पे उसे परीक्षा देनी है। आपको बता दें कि उस समय वो उड़ीसा में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में इंटर्न की छात्रा है और पढ़ने में काफी तेज थी और उसके जगह पे उसे बैठाया गया। उसी दौरान जो है आपको बता दें कि और वहां पे सॉल्वर गैंग के रूप में वो काम कर रही थी। पटना में इससे पहले माना गया कि जब वो मेडिकल की परीक्षा तैयारी कर रहा था, राजन यहाँ पे 4थे वर्ष का छात्र है और वही मूल सरगना के रूप में सामने आया है और उसी से दोस्ती चंचल की जो है वो पटना में हुई थी। और उसके बाद जो है ये यहाँ पे फिर उड़ीसा अपने एडमिशन हुआ, उड़ीसा गई। और लेकिन इस पूरे री एग्जाम के मामले में जब उसे सॉल्वर गैंग की जरूरत पड़ी तो उससे कई लोगों को उसमें इस्तेमाल किया, जिसमें एक चंचल कुमारी भी थी। आपको बता दें कि इसकी जांच जो है वो अब जाकर के जो है आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में बताया गया है कि जिस तरीके से राजन का जो चयन मेडिकल कॉलेज में जब हुआ था तो उसके बाद राजन की दोस्ती जो है वो एक मयंक कश्यप के रूप में हुई थी, एक लड़का से अश्विनी कुमार के रूप से हुई थी और उस राजन ने ही संपर्क जो है वो मयंक के साथ करवाया था, जो इसमें सॉल्वर गैंग के रूप में वो शामिल हुआ। दूसरी तरफ यहाँ जो बात सबसे बड़ी निकल करके आ रही थी कि जो आर्यन है, वो आर्यन ने ही बायोमेट्रिक कर्मियों की जो मीटिंग है वो की थी और माना जा रहा है कि आर्यन और उसकी माँ, वो दोनों जो हैं उन्होंने मिल करके और उसकी माँ बेटी की मदद से ही प्रमोद जो है उसने अपने नेटवर्क को मजबूत किया और जितने भी बायोमेट्रिक कर्मी हैं 24 लोगों को, उसको परीक्षा में उन्होंने ड्यूटी में लगाया और परीक्षा में ड्यूटी में लगाने के बाद पूरे बायोमेट्रिक का जो है वो खेल किया गया और बायोमेट्रिक में खेल करके एक दूसरे के बायोमेट्रिक के रूप में, कर्मी के रूप में तमाम लोगों को, जो भी सॉल्वर गैंग के लोग थे, उसे उसमें शामिल किया गया और दूसरे के जगह पे परीक्षा में बैठाया गया। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई जो है अब इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन संत के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 पटना। अब देखिए, नीट के छात्रों ने शॉर्टकट में डॉक्टर बनने के लिए सॉल्वर गैंग से डील किया और देखिए क्या कुछ हुआ, क्या डील थी। तो 8 से 12 लाख तक में ये पूरी जो डील है वो डील की गई थी। इसके साथ 25,000 या ज्यादा एडवांस जो है वो पैसे दिए भी जा चुके थे, यानी कि ट्रांजैक्शन और करना था काम पूरा होने के बाद। बाकी पैसे परीक्षा पास होने पर देने का डील किया गया था कि परीक्षा में पास हो जाएंगे उसके बाद से ये डील देंगे। अब देखिए बढ़ेंगे आगे और खबर अब आरा से है, जहां बिलौटी गांव में भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले में परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। घटना के 9 दिन होने को है, लेकिन परिजनों को अभी भी भरत की मौत के बाद कोई भरोसा नहीं मिल पाया है। परिजनों के आवेदन पर शाहपुर थाने में संबंधित पुलिस पदाधिकारी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इससे भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी केवल खाना पूर्ति बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले की जांच के लिए कल रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा भी बिलौटी गांव पहुंचे थे। हालांकि परिवार के लोग अब भी सख्ती से जांच की मांग कर रहे हैं।
को लेकर के परिजनों पर जो एफआईआर दर्ज किया गया था उसको वापस ले लिया गया है और हमारे साथ भरत तिवारी के पिताजी मौजूद हैं। ये बताइए कि जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था परिजनों के ऊपर उसको वापस ले लिया, अब कितना न्याय की उम्मीद है? न्याय तो मिलेगा हमको। उम्मीद है? उम्मीद है नहीं, जनता है वही लोग सब कर रही है। जो जनता के मान होगा वो हमको भी मान है। गांव वालों पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, 3 मुकदमा दर्ज किया गया था। तो ये मौखिक कहा गया है, मुझे लिखित नहीं मिला है। अच्छा, लिखित नहीं मिला? जी नहीं। अच्छा, जब लिखित मिलेगा तब तो जानेंगे। तो डीआईजी साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे, तो क्या बोले? आपसे बातचीत हुई तो क्या बोले? और थोड़ा बहुत बात हुआ, बोले कि जो मुकदमा गाँव वाले और आप लोग को हुआ है उसको आपस में ले लिया गया, उसको मुकदमा नहीं है, लेकिन हमको लिखित नहीं मिला है। लिखित हमको मिलना चाहिए। फेसबुक के माध्यम से देखे होंगे, तो फेसबुक के माध्यम से घोषणा किया गया है कि यदि 15-20 दिन के अंदर मैंने श्राद्ध क्रम श्राद्ध क्रम तो 2-4 दिन में है ही है, उससे आगे भी बढ़ सकता है। जो समिति का मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो गठन किया गया है, कुछ न्याय नहीं होता है तो अगला स्टेप विधानसभा घेराव होगा। पंचायत महासभा निर्णय करके क्या कदम उठाया जाएगा वो आप लोगों को सूचना दे दीजिए। देखिए, हम तो थाना में गए, वहाँ सुबह में हमको वहाँ पर बंदी बना लिया गया। सुबह से लेके 7 बजे मैंने शाम तक हम तो वही 7 बजे हमको छोड़ा गया, उसी पर बंदी बनाए गए थे, वहीं पर थे हम। आने पर यहाँ पर हमको सब कुछ जानकारी तो क्या मांग है आपका? अब क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, ये जो हमारे कप्तान साहब हैं वो लोग सब लोग तो वही लोग का उद्देश्य से सब क्या हुआ है नहीं हुआ है, वो कप्तान है वो हमारे, तो मान लीजिए उसी में वही जांच करेंगे, क्या करेंगे। इनको रेंज से दूसरी रेंज में इनको देना, कोई दूसरी एसपी को यहाँ पर नियुक्त किया जाए ताकि हमारे सही से प्रभावित नहीं। हाँ, आगे बिल्कुल देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थे जो भरत तिवारी हैं, उनके पिताजी काशीनाथ तिवारी, और उनको जो है उनका कहना है कि मौखिक तौर पर आदेश दिया गया है कि उनके ऊपर दर्ज किए गए मुकदमे को वापस ले लिया गया है, लेकिन जब तक ये लिखित में नहीं आता है उनको विश्वास नहीं होगा। तब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो परिजन है उनको इस मामले में कब न्याय मिल पाता है। चंदन कुमार, न्यूज 18, बिलौटी, भोजपुर। भरत तिवारी एनकाउंटर की घटना से मर्माहत होने के बाद उनके चचेरे भाई होने का दावा करने वाले आशीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर नौकरी छोड़ने का दावा किया था, लेकिन अब इस दावे को लेकर कई बातें सामने आ रही है। आशीष तिवारी मोतिहारी के पुलिस लाइन में अब भी तैनात हैं। आशीष तिवारी पर इससे पहले भी 7 जून 2023 को हरपुर थाने में गाली गलौज करने और चाकू लेकर दौड़ने का मामला है। तो वहीं 17 अगस्त 2024 को पिपराकोठी थाने में ड्यूटी के दौरान अपने वरीय अधिकारी और थाना प्रभारी पर ही पिस्टल तान देने का भी मामला सामने आया था, जिन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। उनका वेतन भी रोक दिया गया था। एसपी ने वायरल वीडियो के आधार पर आशीष तिवारी से स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उन पर विभागीय कार्रवाई होगी, लेकिन उनके नौकरी छोड़ने का किसी तरह का पत्र नहीं दिया गया है, न ही अपने वरीय अधिकारी को किस तरीके की सूचना उन्होंने दी है। इधर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि पूरे मामले की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कह दिया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई हो, और कल से इंक्वायरी भी शुरू हो गया। जिनके को जिम्मा दिया गया है, रिटायर्ड जज जो है, जो कमीशन बनाया गया है, उनके परिवार से भी जा करके मिले हैं, अन्य लोग जो गांव के हैं उनसे भी मिले हैं। और मुझे लगता है कि अब जब कमीशन काम शुरू कर दिया तो उसके रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सरकार जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे कार्रवाई करेगी और इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। बिहार जैसे प्रदेश में कानून स्थापित करना, कानून का राज रखना, ये एनडीए सरकार की प्राथमिकता नंबर 1 है। शुरू से हम लोग कह रहे हैं और नीतीश जी के समय भी ये चीज प्रायोरिटी में नंबर 1 रहा, और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है एनडीए की, उसमें भी कानून का राज स्थापित रहे, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज सरकार नहीं करे। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच हो रही है, इसमें किसी को भी पक्ष रखने की जरूरत नहीं है। जांच कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही बात सामने रखी जाएगी। सरकार अपना दायित्व पूरा कर रही है।
कमीशन गठित हो गया तो इसमें पक्ष की क्या बात, सरकार में हम लोग हैं, सरकार कार्रवाई कर रही है, जो शिकायत मिली है। अब कौन क्या कह रहा है वो आप लोग का मामला है, हम लोग का मामला नहीं। सरकार में हम लोग हैं तो जो हम लोग का दायित्व है, जो कर्तव्य है वो किया गया है। भारत के युवा बल्लेबाज और बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में डेब्यू करते हैं तो उनके पास कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का सुनहरा मौका होगा। सिर्फ 15 साल की उम्र में टीम इंडिया तक पहुंचे वैभव ऐसे कई कीर्तिमान बना सकते हैं। महज 15 साल की उम्र में अपनी बल्लेबाजी से ऐसा जलवा दिखाया कि चयनकर्ताओं को उनको टीम में जगह देने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज उन्हें खेलने का मौका अगर मिलता है तो वैभव सचिन को पीछे छोड़कर भारत के लिए खेलने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे। वैभव इंटरनेशनल डेब्यू से पहले ही क्रिकेट जगत में तहलका मचा चुके हैं। उन्होंने 14 साल की उम्र में IPL डेब्यू किया और गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रचा। IPL 2026 में 778 रन बनाए। सीजन के अंत में 5 व्यक्तिगत अवार्ड भी अपने नाम किए। आयरलैंड में आज शाम 7 बजे मैच खेला जाएगा। वैभव सूर्यवंशी के परिवार में खुशी का माहौल है। वंशी इन दिनों आयरलैंड के दौरा पर है और इंटरनेशनल क्रिकेट में आज उनका डेब्यू हो सकता है। 15 साल 91 दिन के वैभव सूर्यवंशी आज तक है और आज उनका जो ऐतिहासिक डेब्यू होने की संभावना है और उस संभावना को देखते हुए हम उनके परिवार के लोगों के बीच पहुंचे हैं और उसे जानने की कोशिश करें क्या कहेंगे इस मौके पर। आज का जो मौका है हमारे परिवार के लिए बहुत ही खुशी और गदगद होने का दिन है। उनके माता पिता या बच्चे ने जिस सोच के साथ क्रिकेट खेला था आज वो स्वप्न साकार होने की हमें पूर्ण उम्मीद है। क्या कि आज हो सकता है कि वैभव को डेब्यू करने का मौका मिले। अगर उसको मौका मिलता है तो अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। उनका अगर ये डेब्यू होता है आज तो उनका प्रदर्शन जो है हमको पूर्ण विश्वास है कि उनका प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा और उनको याद रखा जाएगा। इससे पहले हम देख सकते हैं जैसे श्रीलंका दौरे पर उन्होंने श्रीलंका के टीम के द्वारा उनको उकसाने का काम किया गया, फिर भी उन्होंने धैर्य और साहस के साथ बल्ले से जवाब दिया। 11 बॉल पर 50 रन बनाकर सबसे कम उम्र में इतिहास को रचा और 29 बॉल पर 94 रन बनाया। आज बहुत खुशी का दिन होगा अगर आज वैभव डेब्यू करता है और सबसे यंगेस्ट प्लेयर होगा अपने इंडिया के लिए और हम लोग के लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। मेरे लिए, आपके लिए, पूरे देश के लिए। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ वैभव को कि बहुत अच्छा खेले। वैभव सूर्यवंशी जो अपने आप में एक रिकॉर्ड की किताब की तरह है, वो हर दिन कुछ करते हैं तो वो एक रिकॉर्ड होता है और आज अगर डेब्यू होता है तो वह भी एक रिकॉर्ड होगा। सचिन तेंदुलकर के बाद शेफाली वर्मा सबसे कम उम्र के क्रिकेटर थे और आज डेब्यू के साथ वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र के युवा क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन जाएंगे और न्यूज 18 भी वैभव को शुभकामना देती है। अच्छी खेल का प्रदर्शन करे और देश में का नाम दुनिया में रोशन करे। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो वैभव सूर्यवंशी आज एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने को तैयार हैं। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने वैभव को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हर बिहारी के लिए आज गर्व की बात है। रिकॉर्ड बना रहा है, देश रिकॉर्ड बना रहा है। हम बिहारियों के लिए गर्व की बात है कि बिहार का बेटा वैभव सूर्यवंशी आज दुनिया में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जो इंटरनेशनल मैच खेलेगा और हमें यह भी मालूम है कि वो और भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो बहुत शुभकामना देते हैं, दुआ करते हैं कि वो बहुत अच्छा खेले और भारत का नाम ऊंचा करे, बिहार का नाम ऊंचा करे, समस्तीपुर का नाम ऊंचा। न्यूज 18